Hello students, let us continue to discuss the further NEET 2021 physics paper. 31 तक और 33 तक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं एंड इससे फर्दर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका 34 क्वेश्चन कह रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी से है द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शंस दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज दिस। What will be the effective resistance if they are connected in series? तो अगर आप देखें ये कह रहा है effective resistance of parallel connections that consist of 4 wires of equal length, equal area of cross section and same material. तो अगर आपका R is equal to रो L अपन A देखें एंड यहाँ पर L A एंड रो सेम है तो इसका मतलब चारों की रेसिस्टेंस इक्वल है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 4 रेसिस्टेंस हमारा पैरेलल में है एंड ईच ऑफ आर है रेसिस्टेंस आर। तो इसकी इक्विवेलेंट आर बाय 4 हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू क्वेश्चंस में 0.25 दिया हुआ है, यहाँ पर 0.25 लगा दिए तो आर की वैल्यू 1 ओम आ जाएगा। यहाँ पर 100 एंड इससे कैंसिल होकर के 1 ओम आ गया। अब ये कह रहा है कि फर्दर इस 4 रेसिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 ओम एंड 1 ओम एंड 1 ओम एंड 1 ओम ये सीरीज में आ गया। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो 4 ओम आ जाएगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जाएगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फिर से देखिए उसने इक्वल रेसिस्टेंस 4 को पहले पैरेलल में रखा और उसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इससे इंडिविजुअल्स की रेसिस्टेंस निकल गई एंड उसको फिर से सीरीज में रख दिया। नेक्स्ट देखिए photoelectric effects से related questions है। The number of photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers the power। अगर इतना पावर डिलीवर कर रहा है तो इस वेवलेंथ की कितनी फोटॉन्स एक सेकंड्स में एमिट कर रहा है, ये क्वेश्चंस है। तो अगर हम पावर को देखें तो दैट इज 3.3 एंड इनटू 10 टू द पावर -3 वाट। तो इस वाट को आप जूल पर सेकंड लिख सकते हो, यानी कि एक सेकंड्स में इतना जूल एनर्जी जनरेट हो रही है। अब अगर एक फोटॉन्स की एनर्जी पता चल जाए तो एक फोटोन की एनर्जी से अगर इस टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल जाएगा। एंड एक फोटॉन्स की एनर्जी को निकालने के लिए आपको वो वेवलेंथ दिया हुआ है। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन विल बी इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा एंड hc का वैल्यू आप 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर ले सकते हैं एंड दिस इज 600 नैनोमीटर। तो जो एनर्जी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा एंड उसको फर्दर हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर जीरो से कैंसिल कर दें तो ये कितना आ जाएगा, मतलब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 124 होता है, 120 होता है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में ले लेता हूँ। लेट द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी 3.3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1.6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 जूल, दोनों जूल में आ गया। तो आप अगर देखें तो 1.6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2, तो ये नियरली आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका 10 टू द पावर 16 बच गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स 10 टू द पावर 16 होगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थ्री रेसिस्टर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है।
Three resistors having resistance R1 R2 are connected as shown in the figure. The ratio of current I3 and I2 पूछ रहा है। तो ये भी आपका क्लास में इस तरह का ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि जो रेसिस्टर में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेसिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है, यानी कि जो छोटा रेसिस्टेंस है उसमें बड़ा करंट जा रहा है, जो बड़ा रेसिस्टेंस है उसमें छोटा करंट जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमने आई थ्री पूछा है, तो आई थ्री अपॉन आई टू विल बी इक्वल टू आर टू अपॉन आर आर थ्री। फिर से देखिए, जो करंट का, सॉरी दिस इज आर टू, फिर से देखिए जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेसिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है, इसलिए आई थ्री अपन आई टू, आर टू अपन आर थ्री हो जाएगा। एंड इसके बेसिस पर अगर हम आई थ्री को लिखना चाहें तो आई थ्री विल बी इक्वल टू आर टू डिवाइडेड बाई आर टू प्लस आर थ्री एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट जो इसमें इंटर कर रहा है। तो यहाँ पर जो करंट इंटर कर रहा है वो आई वन है, तो आई वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको क्वेश्चंस में आई थ्री एंड आई वन का रेशियो पूछ रहा है, तो दैट इज आर टू अपन आर टू प्लस आर थ्री, तो हमारा टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 37। रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। इफ ए प्लेन मिरर were put perpendicular to the principal axis of the lens at a distance of 40 centimeter from it, the final image would be। अब आपको इसमें फाइनल इमेज बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर इसकी 30 सेंटीमीटर है, मैं यहाँ पर एक फ्रेश पेज ले रहा हूँ। ये कह रहा है कि आपका एक कन्वेक्स लेंस है एंड यहाँ से 60 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट है एंड इसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। तो अब अगर देखेंगे तो ये कन्वेक्स लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये प्लेन मिरर है एंड अगर इसकी डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से जो रे आ रही होगी वो 60 सेंटीमीटर पर अपना इमेज बनाएगा। तो यहाँ से जो रे आ रही है वो एक्चुअल में यहाँ जा रही है 60 सेंटीमीटर पर। लेट दिस इज द इमेज वन। तो अब अगर देखेंगे यहाँ पर, अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो यहाँ पर उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनता, लेकिन उससे पहले प्लेन मिरर आ गया है। नाउ दिस I1 image is acting as the virtual object for the plane mirror। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, और प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है। इसका मतलब प्लेन मिरर इसको अगर रिफ्लेक्ट कर दे, इसको रिफ्लेक्ट करे, तो यहाँ पर एक रियल इमेज बना रहा है प्लेन मिरर, जो कि इससे 20 सेंटीमीटर पर बन रहा है। ये 20 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो अब अगर देखेंगे तो अगेन फिर से देखिए कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है फॉर द प्लेन मिरर एंड उसका रियल इमेज बनाया, जितने डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस पर। नाउ दिस आई टू अगेन इज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस, तो एंड वो रियल इमेज है। तो आप अगर देखें तो ये इस लेंस से उसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस लेंस के लिए इसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो गया एंड इसकी फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो लेंस के लिए आप 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f फार्मूला लगा सकते हैं। तो 1/v एंड प्लस 1/20 इक्वल टू 1/30। तो यहाँ से 1/v इक्वल टू प्लस 1/30 एंड माइनस 1/20, तो ये हमारा 60 हो गया। तो दिस इज 2 एंड माइनस 3
तो दैट इज द -1/60। तो इसका मतलब v हमारा -60 सेंटीमीटर हो गया फ्रॉम द लेंस। इसका मतलब जो थर्ड इमेज है वो यहीं पर बना, मतलब लेंस से 60 सेंटीमीटर पर एंड मिरर से 20 सेंटीमीटर पर। लेकिन इस बार जो इसका नेचर होगा, क्योंकि ये फोकल लेंथ के फोकस से विद इन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में है, तो ये वर्चुअल हो जाएगा। ये इमेज आपका वर्चुअल है। तो अब अगर ऑप्शंस देखें आप, अगर ऑप्शन देखें 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इट विल बी रियल इमेज, तो गलत है। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर इट विल बी वर्चुअल इमेज, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट से रिलेटेड है। एंड ये जो वेव फॉर्म है आपको ग्राफिकली दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो 0 वोल्ट है उसके लिए 0, एंड जो +5 वोल्ट है, जैसे ये +5 वोल्ट है, यहाँ पर +5 वोल्ट है, उसको 1 से रिप्रेजेंट करना है। मतलब +5 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1 एंड 0 वोल्ट जो इक्विवेलेंट टू 0 है। तो इसके बेसिस पर, इस वेव फॉर्म के बेसिस पर, इस कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में ये वेव फॉर्म इंटर करता है। यहाँ पर एंड गेट है, ये नैंड गेट है, ये और गेट है। तो ये वाली वेव फॉर्म को अगर हम इस कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में इंटर कराते हैं तो फाइनल आउटपुट जो है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसमें से। तो यहाँ पर बेटर होगा कि आप ट्रूथ टेबल बना लो। जैसे ABC 3 है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल बना लीजिए। जैसे आ, यहाँ पर अगर हम ट्रूथ टेबल देखें तो हम 0 से T1 के बीच में, T1 से T2 के बीच में, T2 से T3 के बीच में, फिर T3 से T4 के बीच में, एंड T4 से T5, T4 से T5 एंड T5 से T6 के बीच में बना सकते हैं। T5 से T6 हमने लास्ट लिया है। तो अब अगर देखें तो हम पहले A लिख रहे हैं, फिर B लिख रहे हैं एंड फिर C लिख रहे हैं। 3 वेव फॉर्म है। तो पहले में देखेंगे तो A B 0 है, तो ये 0 है, ये भी 0 है। लेकिन फर्स्ट वाले में C 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब अगर दूसरे वाले में देखेंगे T1 से T2 में, तो ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है। तो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। अब अगर T2 से T3 में देखें तो ये 0 1 एंड 0 है, तो यहाँ पर हमारा 0 1 एंड 0 है। एंड T3 से T4, T3 से T4 में देखें तो 1 1 एंड 0, तो ये हमारा 1 1 एंड 0 है। एंड फिर आप T4 से T5 में देखो, दिस इज 0 0 एंड 0, नहीं ये 1 है, ये 1 है। तो ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। तो दिस इज योर 0 0 एंड 1। एंड T5 से T6 के बीच में देखिए आपका 1 0 एंड 1, 1 0 एंड 1 है। तो ये आपका 1 एंड 0 एंड 1 है। अब यहाँ पर जो ये आपका एंड गेट है, तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा, दैट आउटपुट विल बी A डॉट बी। तो यहाँ पर A डॉट बी निकलेगा। तो यहाँ पर आप A डॉट बी को कलेक्ट कर लो, पहले A डॉट बी को कलेक्ट कर लो। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो B डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो यहाँ पर B डॉट सी का एंड ऑपरेशन फिर नॉट ऑपरेशन, तो ये B डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा यहाँ पर। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कलेक्ट करो भाई। A डॉट बी अगर देखेंगे तो A डॉट बी में ये 0 हो गया, दिस इज 1 0, तो ये 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, 1 1 1 हो गया, 0 0 0 हो गया एंड 1 0 0 हो गया। अब अगर आपको B डॉट सी कलेक्ट करना है पहले, तो पहले आप B डॉट सी को कलेक्ट कर लो। तो B डॉट सी कलेक्ट करेंगे तो ये हमारा 0 हो गया,
अगेन दिस इज 0 एंड ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0 एंड ये भी 0। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो अब आपको फाइनली बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये 1 1 1 1 1 एंड 1 आ जाएगा। अब अगर देखेंगे तो फाइनली आपको ए डॉट बी एंड प्लस बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, क्योंकि ये और गेट है। तो आपका जो y आएगा, ये हमारा y है, दिस इज योर y। तो इसमें आप कर लीजिए, आपका जो है 0 एंड 1 है, तो 0 1 से और का जो कॉम्बिनेशन होगा वो पहले 1 आ गया, फिर 0 एंड 1 है तो ये भी 1 आ गया, फिर 0 0 है, नहीं 0 एंड 1 है, 0 एंड 1 1 है तो ये भी 1 आ गया, 0 1 है तो ये 1 आ गया, 0 1 है तो ये भी 1 आ गया, 0 1 है तो वो ये भी 1 आ गया। यानी कि सारे जो है ऑल आर इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट। इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए आपको जो वेव फॉर्म में इनपुट दिया हुआ है, तो इसको आप पहले 0 एंड 1 के फॉर्म में कलेक्ट कर लो, जिसमें +5 वोल्ट को आप 1 लिखो एंड 0 को 0 लिख लो, तो इससे ए बी एंड सी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये हमने कलेक्ट किया है फ्रॉम द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर ये सिंपल एंड गेट है, तो ए डॉट बी की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिए। ये नैंड गेट है तो पहले बी डॉट सी एंड का ऑपरेशन होगा, फिर उसकी कॉम्प्लीमेंट होगी, तो ये कलेक्ट कर लिए। अब ये दोनों और गेट में जा रहा है तो ये प्लस का कॉम्बिनेशन होगा, इसका मतलब इसके बेसिस पर ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एन एसी मेन सप्लाई मेड टू ऑपरेट 11 वोल्ट एंड 44 watt lamp, ignoring power losses in the transformer, what is the current in the primary? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बल्ब ऑपरेटेड है उसकी रेटिंग दिया हुआ है 11 वोल्ट एंड 44 वाट एंड ये हमारा प्राइमरी है, और प्राइमरी में जो आपको वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है वो 220 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है। तो प्राइमरी की व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी ये पूछ रहा है। अब इफ देयर इज नो पावर लॉस, इज नो पावर लॉस, तो आप इनपुट पावर को पावर आउटपुट लिख सकते हैं, एंड इनपुट पावर को ईपी एंड मल्टीप्लाइड बाय आईपी लिख सकते हैं, एंड आउटपुट पावर आपको 44 वाट डायरेक्टली दिया हुआ है, तो आईपी विल बी इक्वल टू 44 एंड डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। प्राइमरी की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये 10 एंड 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज द 0.2 एम्पियर। तो 0.2 एम्पियर फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि एक कंडक्टिंग वायर ऑफ 12A ऑफ लेंथ 12A, ये 12A उसकी लेंथ है एंड रेसिस्टेंस R है, इसको रैप किया है एज ए करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड साइड में रैप किया है। तो अगर हम पहला ऑप्शंस में इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं एंड ऑफ लेंथ A, तो यहाँ पर देखोगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स का हम लोग फार्मूला यूज करते हैं NIA। तो हमने हमारी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो 12A था, एंड उसको हमने
इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में रैप किया है ऑफ साइड ए। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 3 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 3 हो जाएंगे, तभी आपका टोटल यूज होगा। यानी कि इसमें नंबर ऑफ लेंथ 3 है। तो एक का 3 है, नंबर ऑफ लेंथ तो 4 हो जाएगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर 4 हो जाएगा, तभी हमारा टोटल 12A आ सकेगा। तो इसमें इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स आपका 4 है। तो अगर हम ट्रायंगल के लिए देखें मैग्नेटिक मोमेंट, आप अगर ट्रायंगल देखें तो दैट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स 4 हो गया, आई रहने दीजिए, एंड ये √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 एंड 4 को कैंसिल कर दिए तो ये √3i a² हो गया। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ट्रायंगल। अब उसने क्या किया है दूसरे में, ये फर्स्ट का हमने किया है, दिस इज द फर्स्ट। एंड सेकेंड में उसने क्या किया है कि आपको उसको स्क्वायर शेप में लाया है अप साइड ए। तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर बना रहे हैं अप साइड ए, तो इसकी लेंथ हो गया 4a, लेकिन हमारे पास टोटल लेंथ कितना है, 12a है। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होगी वो श्योरली आपका 3 होगा। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 4a एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 12 आ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 3 आ गया। तो अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट स्क्वायर का निकालें तो इस फार्मूले से नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 3i एंड ए एरिया जो है वो a² आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल का आया वो √3 i a² एंड स्क्वायर का आया 3i a²। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट में देखिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट एंड फोर्स ऑन द मूविंग चार्जेस पर बेस्ड है। बी की वैल्यू दिया हुआ है एंड फॉर q1 एंड वेलोसिटी दिस f इज इक्वल टू दिस। मीन्स आपको देखें अगर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है बी आई, अगेन बी जे एंड प्लस बी नॉट के, ऐसा ये मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। एंड वेलोसिटी की वैल्यू दे रहा है 2i प्लस 4j एंड प्लस 6k। ये आपका वेलोसिटी की वैल्यू दे रहा है एंड q का वैल्यू 1 लेने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे केसेस में फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है, आपको फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 4i माइनस 20j एंड प्लस 12k। फिर से देखिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है, वेलोसिटी की वैल्यू एंड चार्ज 1 कूलम एंड, तो इस कंडीशन में फोर्स उतना लगता है चार्ज पर, ये दिया हुआ है क्वेश्चंस में। अब हमें फाइंड करने, बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें बोल रहा है कि बी की वैल्यू कितना है। तो अब अगर देखोगे तो फोर्स इक्वल टू हम लिखेंगे q v×b। तो यहाँ पर तो फोर्स की वैल्यू, तो पहले आप v×b का वैल्यू फाइंड कर लो। q हमारा 1 कूलम है, ये v है, ये b है। तो अगर हम v×b का वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पर i j एंड k एंड 2 4 6 एंड यहाँ पर है b b एंड b नॉट। तो अब अगर देखें तो i 4b0 and minus 6b and plus j 6b minus 2b0 and plus k 2b and minus 4b। तो हमारा ये कितना आ गया। अब देखिए फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है हमें, फोर्स का वैल्यू यहाँ पर कलेक्ट कर लो। तो फोर्स का वैल्यू है 4i माइनस 20j एंड प्लस 12k। मैं कैप नहीं लिख रहा हूँ, 12k इजकल टू, अब यहाँ से देखो q1 हो गया, तो यहाँ से आ गया 4b0
and minus 6b and I and plus 6b minus 2b naught j and प्लस, तो ये माइनस टू बी आ जाएगा, ये माइनस टू बी के कैप आ गया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो है 4b0 माइनस 6b इजकल टू 4 आ गया। यहाँ पर आई कैप एंड आई कैप से कंपेयर करेंगे एंड दूसरा देखें अगर तो एक्सप्रेशन ऑफ बी हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो दूसरे में आ गया 6b माइनस 2b0, ये है आपका 6b माइनस 2b0, ये कितना आ गया 6b माइनस 2b0 इजकल टू माइनस 20 हो जाएगा, तो ये माइनस 20 आ गया। अब अगर इसको हम what will be the complete expression for b नॉट, नहीं b के लिए complete expression हमारा फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप यहाँ से देखो, अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4b0 एंड माइनस 2b0, तो 2b0 इसकल टू हो गया माइनस 16। तो आपका जो b0 है उसकी वैल्यू माइनस 8 आ गया, ये b0 की वैल्यू आ गया। तो जब हमें बी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो अभी हमारा ये निकल गया है माइनस 8 की कैप। तो अगर आप देखेंगे तो माइनस 8 की कैप दो में है, इसका मतलब अगर सिंगल में होता तो हम ऑप्शंस को करेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पर दो में है इसीलिए बी को निकालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अगर सपोज करिए, एंड यहाँ से तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना थर्ड ऑप्शन से, तो थर्ड वाले में देखें तो माइनस 2b इजकल टू आपको 12 दिया हुआ है, तो b का वैल्यू माइनस 6 आ गया। तो इसका मतलब b का वैल्यू माइनस 6 आ रहा है, लेकिन इस वाले में प्लस है। तो इसका मतलब यहाँ पर b जो है हमारा माइनस 6 आई, माइनस 6 एंड माइनस 8 के आ गया, इसका मतलब टू ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा जरूर बड़ा हो गया है बट क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है, आपको फोर्स दिया हुआ है एंड क्यू बी क्रॉस बी में बी एंड बी की वैल्यू दिया हुआ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके वैल्यू कलेक्ट करके इक्वेट करिए, उससे हमारा रिलेशन आ जाता है। नेक्स्ट, ये आपका सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, मान लो यहाँ पर रेडियस आर, एंड इट विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स ए टाइम टी, इट टेक्स time t to complete one revolutions. If this were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r, the angle of projection find करने के लिए बोल रहा है। तो अगर इसको स्टार्टिंग से देखें तो ये कह रहा है कि एक बॉडी एक सर्किल में मूव कर रहा है ऑफ रेडियस r विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी हर जगह सेम है, एंड इसको वंस टाइम कंप्लीट करने का जो टाइम है उसको कैपिटल टी लेने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब आपको v इजकल टू 2 पाई r एंड होल डिवाइडेड बाई t ये गिवन है। अब ये दूसरे ऑप्शंस में ये कह रहा है कि इफ दिस पार्टिकल वेयर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा, तो अब ये कह रहा है कि अगर हम इसको सेम v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें एट एन एंगल थीटा, तो जो मैक्सिमम हाइट है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इक्वल्स टू 4r। तो मैक्सिमम हाइट अगर 4r के इक्वल है तो एंगुलर प्रोजेक्शंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g,
ये फार्मूला है। एंड यहाँ पर आप v की वैल्यू फिट कर दो, तो v स्क्वायर इजकल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एंड ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब ये क्वेश्चंस में कह रहा है कि ये 4r के इक्वल है, तो यहाँ से मैं 4 को हटा देता हूँ और एक r को भी हटा देते हैं। तो हमें एंगुलर प्रोजेक्शंस पूछ रहा है, तो हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना हो गया यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gt स्क्वायर, ये कैंसिल है तो दिस इज 2gt स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या बचेगा पाई स्क्वायर, यहाँ से पाई स्क्वायर आर बचेगा, तो यहाँ से बच गया पाई स्क्वायर आर। अब इसको रूट लेंगे तो टी बाई पाई बाहर आ जाएगा, सबको रूट में ही लिखा है ये, तो साइन थीटा जो है, यहीं पर मैं स्क्वायर को हटा देता हूँ, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/2 एंड इसका इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2gt स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर आर। अब इसमें देख लो कोई ऑप्शन में मैच हो रहा है कि नहीं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है 2gt स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर आर, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एसी सर्किट का क्वेश्चन है, एलसीआर सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, ये ओम होना चाहिए, 230 वोल्ट variable frequency AC source. The angular frequency of the source at which the power transferred to the circuit is half the power at the resonant angular frequency likely to be। ये कह रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जितनी पावर सप्लाई हो रही है, तो कौन सा ऐसा फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे जिस पर पावर सप्लाई हाफ हो जाएगा एज एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लो, तो दैट इज 1/LC का अंडर रूट, तो यहाँ पर 1/L का वैल्यू देखिए कितना है 5 एंड C कितना है 80 माइक्रोफेराड, तो 80 इंटू 10⁻⁻6 का अंडर रूट, तो यहाँ पर 10⁻³ ऊपर ले लीजिए एंड 400 ये तो 20 हो जाएगा, तो ये 50 रेडियन पर सेकेंड हो गया। अब ये कह रहा है कि आपका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर पावर सप्लाई मैक्सिमम है, तो ऐसा कौन सा फ्रीक्वेंसी लेंगे जिस पर पावर सप्लाई में इस अ, अ, ऐसा कौन सा एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेंगे जिस पर पावर सप्लाई मैक्सिमम पावर सप्लाई का हाफ हो जाए। तो इसमें अगर आप क्यू फैक्टर के कंसेप्ट को इंक्लूड करो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो सकता है। इसमें अगर देखें, अगर आप करंट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, तो यूजुअली ये ग्राफ का नेचर ऐसा आता है एंड यहाँ पर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप देखो तो एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम है, यानी कि वहां पर पावर सप्लाई भी मैक्सिमम होगी। तो हम क्यू फैक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, एंगुलर बैंडविड्थ अपॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इससे आप डिफाइन करते हो। अब बैंडविड्थ क्या होगा, तो अगर पावर सप्लाई, अगर पावर सप्लाई जहां पर हाफ है मैक्सिमम का, अगर यहाँ पर सपोज करिए कि पावर सप्लाई पी नॉट है, तो यहाँ पर अगर पावर सप्लाई P0/2 हो, तो हाफ ऑफ द पावर सप्लाई पर हम कंसीडर करते हैं। एंड यहाँ पर सपोज करिए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा
1 है और यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। इसका मतलब एक्चुअल में क्यू फैक्टर शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस को इंडिकेट करता है। होना ये चाहिए देयर शुड बी ए सिंगल फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट पावर या करंट मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन ये एक फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए करंट मैक्सिमम शो कर रहा है एंड उस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। तो अब अगर यहाँ से यानी कि बैंडविड्थ जितना छोटा होगा रेजोनेंस उतनी शार्प होगी, तो यहाँ से ये ओमेगा आर अपॉन ओमेगा बैंडविड्थ निकल गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो बैंडविड्थ है उसकी वैल्यू आर अपॉन एल आ जाएगा एंड आर आपको 40 ओम दिया हुआ है और एल 5 दिया हुआ है। तो ये हमारा 40/5 यानी कि 8 आ गया। अब अगर देखें तो ओमेगा 1 is equal to omega r and minus half of the bandwidth. ओमेगा आर हमने कितना निकाला है 50 रेडियंस एंड माइनस ये वैल्यू 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये 40 सेकेंड्स 46 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। एंड ओमेगा 2 की वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड प्लस हाफ ऑफ द बैंडविड्थ होगी। तो ये आपका 50 एंड प्लस 4, तो ये 54 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा 46 एंड 54 मैच कर रहा है। फिर से देखिए कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपकी पावर सप्लाई मैक्सिमम होती है, तो ऐसा कौन सा फ्रीक्वेंसी लेंगे जिस पर पावर सप्लाई मैक्सिमम का हाफ हो। तो आप अगर क्यू फैक्टर से कैलकुलेशंस करेंगे तो आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे। क्यू फैक्टर इज इक्वल टू एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपन बैंडविड्थ एंड मैथमेटिकली हम ऐसे कलेक्ट करते हैं इसको। तो मैथमेटिकली ये एल बाय आर हो गया, तो उससे इसकी बैंडविड्थ की वैल्यू निकल गया। तो आप इस फार्मूला को रिकॉल भी रख सकते हैं कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू आर बाय एल। उससे हमारा बैंडविड्थ निकल गया एंड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड है, नहीं नहीं रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r and r corresponding to 90 degree sector is removed, the moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through this and perpendicular to the plane of the is k times mr square। तो k बताना है। अब ये कह रहा है कि अगर सपोज करो यहाँ पर अगर ये पूरी डिस्क हो और इसकी मास m हो, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम mr स्क्वायर लिखते हैं अबाउट द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर द प्लेन, यानी कि जेड एक्सिस बोल सकते हो, जो सेंटर से पास कर रहा है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इसने क्या किया है कि यहाँ से 1/4 ऑफ द सर्किल इसको कट कर लिया है। जैसे मान लो कि आप ये वाला पोर्शंस को कट कर लिए, ये वाला पोर्शंस हमारा नहीं है अब। तो अब ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर। तो इसका ये 90 डिग्री है अगर, तो इसकी मास m/4 हो जाएगा। तो जो पार्ट हमने कट किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कट पार्ट विल बी इक्वल टू m/4 r स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा I होल एंड माइनस I कट। अब I होल है mr स्क्वायर एंड कट वाला पोर्शन है m/4 r स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 mr स्क्वायर एंड ये k का वैल्यू आ गया। तो k इज इक्वल टू 3/4, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। आपको बैलेंस्ड बीम्स का एक क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर 500 ग्राम एंड placed at 40 centimeter mark. A mass of 2 kg is suspended from the at 20 centimeter and another mass m is suspended at 160 centimeter mark.
as shown in the figure. तो find the value of m such that the rod is in equilibrium. अब अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 40 सेंटीमीटर मार्क है। इस रॉड की लेंथ 200 सेंटीमीटर है और मास 500 ग्राम है। तो जो इसका ये आपका 0.5 kg है। दिस इज योर 0.5 kg, जो कि 100 सेंटीमीटर मार्क्स पर लग रहा है। तो अगर ये रॉड बैलेंस है तो, एंड ये वेज है, दिस इज योर वेज जो कि 40 सेंटीमीटर मार्क है। तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या करते हैं, इस वेज के अबाउट एक्सेलरेशन, वेज के अबाउट टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं इसके अबाउट। तो इस मास का टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा एंड इस दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज होगी। यानी कि इस दोनों मासेस का टॉर्क अबाउट द वेज शुड बी इक्वल एंड अपोजिट इस मास का अबाउट द वेज। तो अगर हम टॉर्क को लेके कैलकुलेशंस करें, तो यहाँ पर अगर देखिए कि 2 kg एंड ये 20 सेंटीमीटर मार्क्स पर है, ये 40 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब 2g एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.2 लिख देते हैं, इक्वल टू, मीटर में हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, 0.5g एंड ये 100 सेंटीमीटर मार्क पर है, ये 40 सेंटीमीटर मार्क पर है, तो ये 60 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से एंड प्लस mg एंड मल्टीप्लाइड कितना से करेंगे, ये 160 मार्क्स पर है, ये 40, तो ये वाली डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा 120 सेंटीमीटर है, तो ये 1.2 मीटर में आ गया। अब अगर देखेंगे तो आप g थ्रू आउट कैंसिल कर दीजिए, तो ये 0.4 हो गया, इक्वल टू ये कितना हो गया, 0.3 एंड प्लस m मल्टीप्लाइड बाई 1.2, तो इधर जाएगा, तो 0.1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई 1.2। तो हमारा m जो है वो 1/12 kg आ गया, 1/12 kg आ गया, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फिर से ये इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मेनली पोटेंशियल्स का क्वेश्चंस है। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह के 27 ड्रॉप्स हैं एंड अगर इस पर चार्ज Q है तो इस पर भी चार्ज Q है, इसकी रेडियस R है तो इसकी भी रेडियस R है एंड सो ऑन। तो इसके एक की पोटेंशियल निकालेंगे तो KQ बाय R एंड इसकी वैल्यू क्वेश्चंस में 220 वोल्ट दिया हुआ है। अब आपने क्या किया है, सारे ड्रॉप को मिला दिया है, तो जो सिंगल ड्रॉप होगी उस पर चार्ज 27 Q आ जाएगा, क्योंकि 27 ड्रॉप को मिक्स किया है, ईच पर Q चार्ज है एंड मान लीजिए कि इसकी रेडियस R है, तो इसकी पोटेंशियल को हम कितना लिखें, कि Q की जगह पर लिखेंगे 27Q एंड डिवाइडेड बाय R। अब अगर इस R को स्मॉल r के टर्म में लाएंगे तभी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसकी वॉल्यूम अगर देखें तो दैट इज 4/3 पाई r क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 27 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से r इजकल टू 3r आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 27 एंड मल्टीप्लाइड बाय के क्यू एंड डिवाइडेड बाय 3r। तो ये कितना हो गया, 9 एंड मल्टीप्लाइड बाय के क्यू बाय आर एंड के क्यू बाय आर की वैल्यू 220 दिया हुआ है, तो दिस इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 220। तो ये कितना हो गया, 1980 वोल्ट। तो इसका मतलब कंबाइंड की जो पोटेंशियल है वो 19840 होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार सिंपल आपका वन डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड है. A car starts from rest and accelerates 5 meter per second square at 4 seconds. A ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to a car starts from rest and accelerates at 5 meter per second. At t is equal to 4 seconds, a ball is dropped out of the window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to 6 seconds? तो अब अगर देखेंगे, पहले तो ये समझते हैं कि अगर किसी मूविंग बॉडी से, मान लीजिए ये 100 मीटर पर सेकंड से एक बैलून मूव कर रहा है, और यहाँ से अगर हम एक स्टोन को ड्रॉप करेंगे, अगर हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया, तो इस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो मूविंग बॉडी की है, और डायरेक्शंस भी वही होगी. तो अब अगर देखें तो इसका मतलब इस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड होगी. इसका जो बैलून का जो भी एक्सेलेरेशन होगा इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन एक्सेलेरेशन ये जी आ जाएगा, ये जी आ जाएगा. तो एक्सेलरेशन तो नॉर्मल एक्सेलरेशन रहेगी, बैलून वाली नहीं रहेगी, लेकिन बैलून की जितनी वेलोसिटी है उतना इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा स्टोन का, और डायरेक्शंस भी वही होगी. तो अब अगर यहाँ पर क्वेश्चंस में देखें कि एक कार स्टार्ट्स, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, एंड एट t is equal to 4 सेकेंड ए बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ विंडो बाय ए पर्सन सिटिंग इन द कार. तो बॉल को ड्रॉप किया है 4 सेकेंड्स में. तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा t इक्वल टू 4 सेकेंड्स में यहाँ पर आप एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार की वेलोसिटी होगी वो फाइंड कर लो. तो कार की वेलोसिटी के लिए आप सिंपली v इक्वल टू यू प्लस ए टी फार्मूला लगाएंगे. तो u आपका 0 है एंड प्लस ए 5 है एंड मल्टीप्लाइड बाई 4 है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से आ गया. अब यहाँ पर देखेंगे तो जो बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. लेकिन क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि अब कह रहा है कि इसकी जो हमें व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड्स. तो 4 सेकेंड्स में तो ये हो गया. तो अब अगर वो इस तरह का पाथ ले रहा है तो यहाँ पर उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, तो 20 मीटर पर सेकंड रह जाएगा. लेकिन इस डायरेक्शंस में आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी. तो आप इस डायरेक्शंस में जो वेलोसिटी है उसको फाइंड करोगे. तो इस डायरेक्शंस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो दिस इज 0 एंड -10 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2. जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोल रहा है, तो ये 2 लगाएंगे क्योंकि 6 सेकेंड्स बोल रहा है. तो ये हमारा -20 मीटर पर सेकेंड आ गया. तो यहाँ पर जो उसकी नेट वेलोसिटी होगी, जो नेट वेलोसिटी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर एंड प्लस 20 स्क्वायर का अंडर रूट. तो ये हमारा 20 रूट 2 आ जाएगा. तो वेलोसिटी हमारी 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आफ्टर 6 सेकेंड्स. और एक्सेलरेशन तो नॉर्मल रहेगा. तो 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं. ये कह रहा है कि a particle of mass m is projected with a velocity v is equal to kve, जहाँ पर v इसके velocity है, and तो maximum height above the surface reached by the particles. तो आप क्या करो इसमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए, जैसे सपोज करिए कि आप अर्थ के सरफेस से हमने u वेलोसिटी से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया एंड इसकी रेडियस r है और इसकी मास m है. तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगी उसका एक कैलकुलेशंस कर लो. मान लीजिए ये हमारा h है अभी. तो मैक्सिमम हाइट पर आपका वेलोसिटी 0 हो गया, ये कर सकते हैं. तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए.
तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लगाएं तो इनिशियली हमारा -gmm/r एंड प्लस हाफ mu² एंड यहाँ पर -gmm एंड डिवाइडेड बाय r प्लस h है। तो यहाँ पर देखें अगर तो हाफ mu² विल बी इक्वल टू, यहाँ पर gmm कॉमन ले लीजिए, तो ये प्लस आ जाएगा, तो दिस इज द 1/r एंड -1/r प्लस h। तो यहाँ पर अगर देखें तो m को कैंसिल कर देते हैं एंड gm के बदले में सरफेस पर जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू gm/r² होता है। तो आप gm के बदले में gr² यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखें तो u²/2 दैट इज gr² एंड यहाँ पर r एंड r प्लस h हम निकाल लेते हैं। तो r प्लस h माइनस, तो यहाँ से h बच जाएगा, एक r को भी कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर ये आपका एक जनरल रिलेशंस निकाल लो। जैसे हमने लिखा कि u² इजकल टू 2gh एंड r भी है इंटू r एंड होल डिवाइडेड बाय r प्लस h। तो आप क्या करो, इसको एक फार्मूला की तरह ट्रीट कर लो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस में हमें u इजकल टू kve दिया हुआ है, तो अगर हम u² लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू k² एंड मल्टीप्लाइड विद 2gm/r। तो ये हो गया k² इंटू 2gr, ऐसा हो गया, क्योंकि gm को फिर से gr² लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर u² की जगह पर ये फिट कर दो, तो हमारा क्या हो गया, k² इंटू 2gr एंड इक्वल टू 2gr इंटू h एंड डिवाइडेड बाय r प्लस h। तो यहाँ से 2gr हमारा कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से r प्लस h एंड होल डिवाइडेड बाय h इजकल टू 1/k²। तो ये कितना हो गया, r/h एंड प्लस 1 इजकल टू 1/k²। तो 1 को उस साइड ले जाइए, ये क्या हो गया, 1 माइनस k² एंड होल डिवाइडेड बाय k² एंड h का वैल्यू कितना हो गया, k², 1 माइनस k² एंड होल मल्टीप्लाइड बाय r। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ को रिकॉल रखना चाहिए, तो हम इतनी कैलकुलेशन से बच जाएंगे कि स्टार्टिंग में अगर हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया है एंड फाइनली अगर वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो दिस इज द रिलेशन जिसको हमें रिकॉल रखना चाहिए। अगर ये रिकॉल हो तो हमारी कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा फिर। एंड ऑप्शंस में देखिए क्या कह रहे हैं, हमने क्या निकाला है, k²r/1 - k²। तो k²r/1 - फोर्थ ऑप्शन तो आपका करेक्ट है इसमें। मुझे लगता है कि ये वाली फार्मूला को रिकॉल रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ए बॉल ऑफ इतना हाइट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स। यहाँ पर अगर देखें ड्रॉप किए हैं, यहाँ पर m की वैल्यू 0.15 kg दिया हुआ है एंड इसको ड्रॉप किए हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये अगर v1 वेलोसिटी से कोलाइड कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ये सेम हाइट तक जा रहा है, इसका मतलब ये सेम वेलोसिटी से रिटर्न हो रहा है, तभी वो सेम हाइट तक जाएगा।
यूजुअली थोड़े डिफरेंट वेलोसिटी से रिटर्न होते हैं ताकि वो कम हाइट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस वेलोसिटी से कोलाइड करेगा उसी वेलोसिटी से रिटर्न होगा क्योंकि वो सेम हाइट पर जा रहा है। अब अगर हम इम्पल्स को देखें तो इम्पल्स को हम लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो इसका मतलब mv1 एंड माइनस mv1, तो ये आपका 2mv1 हो जाएगा। एंड v1 का वैल्यू निकाल लो, तो v1 इज इक्वल टू 2gh का अंडर रूट, तो ये हो गया 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10। एंड h देखिए कितना दिया हुआ है, h 10 है, तो दिस इज 10 एंड इसका अंडर रूट ले लिए, तो ये 10√2 हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो इक्वल टू 2 एंड मास कितना है 0.5 kg, तो ये 15/100 एंड दिस इज 10√2। तो यहाँ से एक जीरो को कैंसिल कर दिए और आंसर उसको पूरा में चाहिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई √2, तो ये कैंसिल हो गया। 1.4 ले लेते हैं तो ये 4.2 kg मीटर पर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स, मान लीजिए कि इसकी रेडियस r1 है एंड r2 इज प्लेस्ड, इस तरह से प्लेस्ड है एंड इसकी रेडियस r2 है। एंड क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि r1 इज फार ग्रेटर देन r2, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। The mutual inductance m between them will be directly proportional to, mutual inductance की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप इसमें क्या करो, किसी बाहर वाले में लेट आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पहले उसकी वैल्यू को कलेक्ट कर लीजिए। तो B एट द सेंटर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई एंड 2 पाई आई अपन r1। अब यहाँ पर ये कंडीशंस दिया हुआ है कि R1 बहुत बड़ा है R2 से, तो हम ये वाली मैग्नेटिक फील्ड को इस रीजन में यूनिफॉर्म मान लेते हैं। तो छोटे वाले की जो फ्लक्स होगी उसको आप इंटू पाई r2 स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड फ्लक्स की जगह पर हम एम आई इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2 पाई आई अपॉन r1 एंड मल्टीप्लाइड बाई पाई r2 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से i एंड i कैंसिल हो गया, तो m इज प्रोपोर्शनल टू r2 स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय r1। तो r2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय r1, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब अगर फिर से आप 50 क्वेश्चंस को एनालिसिस करें तो फिर से आपका 40 क्वेश्चंस बिल्कुल सामान्य क्वेश्चंस है, फार्मूला बेस्ड है। अगर आपने फार्मूला को भी बहुत अच्छी तरह से रिवाइज किए हैं तो उसके बेसिस पर बहुत सारा क्वेश्चंस हो रहा है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस में थोड़ा सोचना पड़ रहा है, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी हैं। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये 21 का नीट का फिजिक्स का पेपर है, तो यहाँ पर फुल पेपर का सीरीज हमारा यहाँ एंड कर रहा है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नीट के फिजिक्स के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस की डिमांड किया है। तो यहाँ पर अब फुल पेपर की सॉल्यूशंस की सीरीज खत्म हो रही है एंड नेक्स्ट टाइम से हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सॉल्यूशंस को अपलोड करना शुरू करेंगे। एंड फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट से कि आप फ्रिक्वेंटली पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जो अपलोडेड वीडियो हैं उससे आप अपडेट रहें। थैंक यू।